हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में समझेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो में हम वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर वर्णमाला की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्णमाला में टोटल संख्या वर्ण की होती है 52, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन दो भागों में इसे बांटा जाता है वर्ण के लिए। ठीक है, वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में आप सबसे पहले समझिएगा, स्वर में स्वर जो होते हैं इनको भी तीन तरीकों में बांटा गया है। ठीक है, और इन स्वरों को जो ये स्वर हैं इनकी संख्या 11 होती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, ये 11 स्वर में से इनको जो है तीन तरीक़ों से बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनमें से कौन कौन से टाइप के कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं और विलुप्त स्वर 1 होता है। व्यंजन की वहीं हम बात करेंगे तो व्यंजन में आप देखेंगे मूल संख्या जो व्यंजनों की है वो है 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो हैं वो 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तो ये संख्या टोटल बनती है 33। कुल व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन जो है वो 2 हैं। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 39 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हैं। तो इसके भेद के अगर हम इसके भेद बात करें कितने तरीके के, तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, वही सारे इसके मतलब भेद भी हैं। तो ये व्यंजन आपको याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और द्विगुण 2। ठीक है, और ये स्वर के जो यहाँ पर बांटा गया है स्वर को तीन तरीकों में, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर वर्णमाला के लिए लिखा है। अब इसकी सहायता से आप समझेंगे कि स्वर व्यंजन कौन कौन से कितने कितने होते हैं, डिटेल में आप यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये आ लिखा हुआ है, छोटा आ से लेके औ तक का जो है मूल स्वर होते हैं 11। ठीक है, इन्हें हम मूल स्वर बोलते हैं। उसके अलावा अंग और आहा, इसे अयोगवाह कहा जाता है। ये दो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, इसके लिए अनुस्वार भी कहा जाता है और ये आहा जो होता है ये से विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग, ये विसर्ग होता है और ये अनुस्वार होता है। ठीक है, फिर का, चा, टा, ता, पा, जो कचटता वर्ग जो होता है पूरा, इसके लिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये 25 होते हैं। ठीक है, आप एक वर्ग में देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हैं एक वर्ग में और ये टोटल 5 वर्ग हैं। देखिए का, चा, टा, ता, पा, तो 5 × 5 ये हो गए 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं कचट तप वर्ग। ठीक है, कचट तप वर्ग में ये जो है इसी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और ये 25 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे श, स, श और हा, ये ऊष्म व्यंजन होगा 4। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छात्र, ज्ञ, श्रा, ये क्या होते हैं, ये दो व्यंजन की सहायता से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और फिर उपक्षिप्त व्यंजन जो हैं द्विगुण व्यंजन, ड, और ये जो है उपक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। बट ये पेज जो है मैंने यहाँ पर ये लिखा है आपको समझने के लिए लिखा है कि आप वर्णमाला में समझ सकें कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन सा है, उसमें संयुक्त उपक्षिप्त कौन कौन से व्यंजन हैं और स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्वर की ओर बात करें, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। लघु स्वर, अगर हम इन्हीं स्वरों को जो है इन्हीं स्वरों को हम बांट रहे हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर में, तो आप यहाँ पर देखेंगे लघु स्वर पहले हम लिख लेते हैं। लघु स्वर होते हैं क्या, अ, ई, ओ और ऋढ़। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या लघु स्वर। ठीक है, और ये कौन से हैं, ये अब ये होंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ कौन 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 से होंगे, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये जो होंगे ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और ये लघु स्वर हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। इन मूल स्वरों को भी दो तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसमें क्या दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक होते हैं आगत स्वर और एक होता है आगत व्यंजन। ठीक है,
तो ये क्या है औ जो है आगत स्वर है, ठीक। इसे आगत मतलब ये बाहर से आया है, और जो है इसे मतलब अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखते होंगे ऑफिस लिखते समय ये यूज होता है और मतलब ऑफिस या ऑफिसर लिखते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम व्यंजन में बात करें तो व्यंजन में ज और फा, तो जिंदगी फ़ायदा, तो यहाँ पर इसका यूज होता है। तो ये आगत व्यंजन है, और आगत व्यंजन मतलब इसे भी किसी अन्य भाषा से लिया गया है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इसे अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, स्वरों का वर्गीकरण पता होना चाहिए। तो स्वर को किस किस आधार पर बांटा गया है ये ध्यान में रखना है आपको। तो 3 आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। एक तो जीभ के आधार पर, मुख आकृति मतलब मुंह से जो आकृति बनती है बोलते समय उसके आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर भी इसे बांटा जाता है 3 तरीके से। तो तीनों तरीके को आप समझिएगा। जैसे हम जीभ के आकार की यहाँ पर हम बात करें कि जीभ के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है, तो आप जीभ के आधार पर देख रहे हैं कि अग्र वाला जो भाग है, जीभ का जो अग्र वाला भाग है उससे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अग्र स्वर। तो जैसे आप देखिएगा ए, ई, ए, इसे बोला जाता है अग्र भाग या अग्र स्वर, इसे हम कहते हैं जो अग्र भाग से बोला जाता है। जीभ का जो मध्य जो हिस्सा होता है, मध्य वाला, ठीक है, मध्य जो हिस्सा होता है जीभ का, उससे जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इससे सिर्फ बोला जाता है छोटा आ, ठीक है। तो ये होता है अ बोलते हैं इसे। और पश्च स्वर मतलब जो पिछले हिस्से से, जीभ के जो पश्च भाग से जो बोले जाते हैं, तो जिसमें आप देखेंगे आ, उ, ओ, तो ये जो है क्या पश्च स्वर हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल रट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब इसके अलावा मुख आकृति के बारे में बात करते हैं। मतलब मुंह की आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी या अगोलाकार होगी। गोलाकार तो ये बहुत आसान है, जैसे ओ बोलते समय आप जानते हैं मुख की आकृति कुछ इस तरह होगी, तो इसे गोलाकार आकृति बोला जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे क्या, गोलाकार आकृति। तो ये किस आधार पर हो जाएंगे, ये इनकी हम जो बात कर रहे हैं, तो ये मतलब गोलाकार हो जाएंगे। और अगोलाकार कौन सा होता है, अगोलाकार जो होता है जैसे ई ए आ, तो ये जो क्या है ये अगोलाकार बनता है, इसमें गोल मुंह नहीं बनता, तो ये इसके आधार पर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ये जो बात करी गई है ओष्ठ के आधार पर बात करी गई है। तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पर देखेंगे हम ओष्ठ के आधार पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओष्ठ जो हैं ओठ गोल होते हैं या गोल नहीं होते, ये हमने देख लिया था। यहाँ पर ओंठ के आकार पर हमने ये वाला इमेज समझा था अभी। ये जो है ये मुख के आधार, ये जो है मुखाकृति के आधार पर ये बात करेगी, ये मुख का आकार कैसा होगा, ठीक है। तो इसे आप समझिएगा। पहले आता है क्या, संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर मतलब क्या होता है, संवृत्त स्वर है जिनके उच्चारण में मुँह कम खुलता है। मुँह मतलब ज़्यादातर क्लोज रहता है, ये देखिएगा आप, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ ध्यान से देखिएगा, मुंह ज़्यादातर क्लोज रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, वो ई ओ ऊ, ये होते हैं 4 स्वर जिनमें मुंह जो ज़्यादातर क्लोज रहता है, ठीक है, ठीक है। अब है अर्ध संवृत्त मतलब सेमी क्लोज, ठीक है। यह है अर्ध संवृत्त, इसके उच्चारण में क्या होता है, थोड़ा अधिक मुख खुलता है, थोड़ा सा मतलब इससे क्लोज से थोड़ा सा और अधिक मुख खुलता है। तो ए और ओ ये हो जाएंगे 2 स्वर, ठीक है। उसके अलावा अर्ध विवृत मतलब सेमी ओपन, इसके उच्चारण में मुख जो है क्या होता है, इसके उच्चारण में मुख जो है थोड़ा कम, तो मतलब थोड़ा सा अधिक इसमें खुला हुआ रहता है, ठीक है। जो विवृत जो है इससे थोड़ा सा अधिक खुला हुआ इसमें रहता है। तो थोड़ा सा इसमें विवृत में जो होता है पूरा मुख खुलता है, और इसमें जो है इससे थोड़ा सा कम मुंह खुलता है। तो आ ए ओ, तो ये होते हैं सेमी ओपन। अब विवृत मतलब पूरा मुंह पूरी तरीके से खुला होगा, तो ये हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। तो ये आपको इमेज याद रखनी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मुख के आधार पर है मुखाकृति, ये ओष्ठ के आधार पर है, और ये जीभ के आधार पर है। तीनों स्वरों को मतलब स्वर जो है इसे 3 तरीके में बांटा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं, व्यंजन के बारे में, ठीक है। व्यंजन के बारे में क्या है, व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है प्राणवायु के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो प्राणवायु के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो प्राणवायु में 2 तरीके आते हैं, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण, 2 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है।
अल्प प्राण का मतलब है, प्राण मतलब वायु, प्राण वायु, ठीक है। अल्प मतलब थोड़ी सी वायु निकलेगी इनके बोलते समय। महाप्राण मतलब वायु जो होगी वो अधिक मात्रा में मुख से निकलेगी, तो वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपने लिखा देख रहे हैं, श्वास वायु कम और श्वास वायु ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अब कौन कौन से होते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग जो मैंने बताया था, वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आएगा, और वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है ये महाप्राण में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन जो हमने पीछे बात करी थी ये अल्प प्राण में आते हैं, और ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण में आते हैं। नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन से हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, घोषत्व की अगर हम बात करें तो घोषत्व का मतलब क्या होता है? घोषत्व का मतलब होता है कि बोलते समय कंपन। कंपन का क्या, कंपन मतलब कैसे हो रहा है उन वर्णों में, तो कंपन के आधार पर अघोष और सघोष दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो इनमें क्या है, अघोष का मतलब आ लगा हुआ है, मतलब कंपन ज़्यादा इसमें नहीं होता, कंपन नहीं, और सघोष में जो है बोलते समय कंपन रहता है। इस तरीके से इनमें जो है बांटा गया है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग जो है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो है ये अघोष के अंदर आएगा, और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये सघोष के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा तीनों सा जो हैं वो अघोष होंगे, ठीक है। और स्वर के अंदर जो छोटा आ होता है ये अघोष होगा। वैसे ही सघोष में यार अलावा ये सघोष होगा, और शेष स्वर जो रहेगा छोटा आ के अलावा ये सघोष में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसकी कौन कौन से सघोष में आएंगे और कौन कौन से अघोष में आएंगे नीचे मैंने ये लिख कर दिए हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं उच्चारण। उच्चारण के स्थान पर जैसे क्या, तो जैसे कंठ का वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ से आ जाएगा। चा तालु से, टा वर्ग जो है मूर्धा, ता दंत और पा ओष्ठ। तो इस तरीके से ये भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्या है ध्यान से समझिएगा आप। जैसे हम का, यहाँ पर हमने बात करी क्या, कंठ के, इसका मतलब उच्चारण मतलब उसका स्थान क्या है, मतलब किस स्थान से कंठ से बोला जा रहा है। तो का वर्ग मतलब जैसे का, खा, घा, जैसे कि मैंने इस वाली स्लाइड पे आपको वर्ग ये लिख कर दिखाए हैं। का वर्ग ये हो गया, तो ये कंठ से हो गया, ठीक है। अच्छा, चा वर्ग जिसकी ये बात चल रही है, तो चा वर्ग ये किससे, ये तालु, तालु के अंतर्गत आएगा। टा वर्ग जो होता है इसे मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। और ये तावर्ग जो होता है, तावर्ग मतलब दंत, और पावर्ग जो होता है ये होता है ओष्ठ। तो इस तरीके से उसमें जो है बांटा गया है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, ये तो हमने व्यंजन बात करी कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से क्या कौन कौन से व्यंजन आएंगे। इन्हीं में अगर हम बात करें यहाँ पर, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ यहाँ पर आएगी, तो दंत के अंतर्गत आप यहाँ पर याद रखेंगे सा, एक सेकेंड, सा और ला, ये जो है ये दंत में आएगा। और ओष्ठ की अगर हम बात करें तो स्वर में ए और ए, और इसके अलावा मूर्धा में जो है षटकोण वाला सा और रा, और तालु में जो है या आएगा, ठीक है। इसके अलावा हा और आ, ये जो है ये कंठ में आते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पर, जैसे कुछ जो व्यंजन होते हैं, कुछ जो वर्ण होते हैं वो कंठ से भी बोले जाते हैं, और कंठ के अलावा तालु से भी और जीभ की सहायता से। तीनों का मतलब इसमें किन्हीं दो या किन्हीं तीन की सहायता से बोले जाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कंठ और तालु से तो कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ से तो कंठोष्ठ्य, दांत और जीभ से तो दंतोष्ठ्य। इस तरीके से जो है इसका नाम यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इनमें से हमने कुछ यहाँ पर बात करी है कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पीछे बात करी थी। जैसे हम बात करें पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं जब हवा जो है जीभ के बगल से निकल के जाए। जैसे कौन सा, तो ला, ला जो है एक पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो आप याद रखिएगा हवा जिसके जीभ से बगल के निकल के, मतलब जीभ के बगल से निकल के जाए तो ये ला होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिए। फिर वत्स्य व्यंजन कौन सा है, दांत के भीतरी मसूड़ों की सहायता से जो बोले जाते हैं, जो दांत जो उनकी भीतरी मसूड़े हैं उनकी सहायता से, जैसे ना, ला, शा, ज, र, ठीक है। तो ये कहलाते हैं वत्स्य व्यंजन, इन्हें आप याद रखिएगा। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, जो जीभ और मुख के मध्य में जब जीभ जो है ललखड़ाए, तो जैसे कौन से हम बोलते हैं वो व्यंजन कौन सा है, रा, 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 इसे आप याद रखिएगा, ये लुंठित व्यंजन है, ठीक है। और उक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर नीचे आएगी, तो जैसे हम बोलते हैं कि ड और ड,
तो ये जो बोलते हैं हम, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं उपक्षिप्त और द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हमने जो है 15 मिनट्स के अंदर हमने जो है वर्णमाला को समझने की कोशिश करी। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।